हाय एवरीवन, वेलकम टू कैम शॉर्ट। अब तक हमने स्टेरिक नंबर 5, 6 एंड 7 जो है कंप्लीट कर दिया था। उसमें बेसिक से लेके जो भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे सारे कवर कर लिए थे। आज हम लोग स्टेरिक नंबर 8 देखेंगे। इसमें देखिए मैंने आपको दो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, दैट इज sp3d4 एंड p3d5। ये दोनों को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इनके अलावा भी कुछ हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है जो स्टेरिक नंबर 8 को बिलोंग करते हैं। लेकिन उसमें हम सिर्फ एक ट्रिक पढ़ेंगे। अगर एग्जाम में कभी उन हाइब्रिडाइजेशन में से क्वेश्चन आ गया तो उस ट्रिक की हेल्प से आप आसानी से उसको आंसर कर सकते हैं। बट इन दोनों को हम लोग साथ साथ में पढ़ेंगे बिकॉज दे आर इंटरकनेक्टेड हाउ, लेट्स सी। तो देखिए दोनों को कंपेयर करिए। यहाँ पे s ऑर्बिटल को लेके 4d ऑर्बिटल लिए, जबकि यहाँ पे s ऑर्बिटल को निकाल के 5d ऑर्बिटल लिए। p3 इज कॉमन, p की सारी ऑर्बिटल यूटिलाइज की हुई है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे s ऑर्बिटल लिया है, यहाँ पे नहीं लिया। उसका ये रीज़न है, आपको ये याद रखना है। अगर आपने ये याद रख लिया, ये समझ लिया, तो आपको किसी भी स्टेरिक नंबर के किसी भी हाइब्रिडाइजेशन में कभी भी कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। आपको बस इतनी चीज़ें याद रखनी है कि अगर आपके बॉन्ड पेयर 6 है तो वहाँ पे दो रास्ते आ जाएंगे। या तो लोन पेयर जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा या तो वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जैसे हमने स्टेरिक नंबर 7 में इंक्लूजन ऑफ लोन पेयर एंड एक्सक्लूजन ऑफ लोन पेयर वाला कंसेप्ट पढ़ा था। कब? जब हमारे पास 1 लोन पेयर प्लस 6 बॉन्ड पेयर थे। कितने? 6 बॉन्ड पेयर। तो वहाँ से आप लोन पेयर के पास चॉइस आ जाता है। लेकिन अगर बॉन्ड पेयर 6 से ज़्यादा हुए तो कंपल्सरीली वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जैसे ही लोन पेयर दिखा एक्सक्लूडेड, जैसे ही लोन पेयर आया एक्सक्लूडेड। इसीलिए यहाँ पे p3d5 हाइब्रिडाइजेशन बनता है, बिकॉज हमारे s ऑर्बिटल में जनरली लोन पेयर पड़ा हुआ होता है। और अगर हमारे बॉन्ड पेयर अभी स्टेरिक नंबर 8 है तो ऑब्वियस सी बात है कि 6 से ज़्यादा बॉन्ड पेयर उसमें पॉसिबल है। तो अगर बॉन्ड पेयर 6 से ज़्यादा है तो उसमें लोन पेयर हम हमेशा अवॉइड करेंगे, कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कराएंगे। वही अगर बॉन्ड पेयर 6 से कम है तो उसमें कंपल्सरीली, कोई चॉइस नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं, कंपल्सरीली वो लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा ही। जैसे देखिए स्टेरिक नंबर 7 में एक केस था 1 लोन पेयर प्लस 6 बॉन्ड पेयर, वही दूसरा केस था 2 लोन पेयर प्लस 5 बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पे जैसे ही 6 से कम हो गए बॉन्ड पेयर तो कोई इंक्लूजन नहीं, कोई एक्सक्लूजन नहीं, सीधा सीधा उसने हाइब्रिडाइजेशन में हमने लोन पेयर को कंसिडर कर लिया और पेंटागोनल प्लानर ज्योमेट्री बना दी थी। बट जैसे ही उसमें 1 लोन पेयर और 6 बॉन्ड पेयर आ गए तो इंक्लूजन ऑफ लोन पेयर, एक्सक्लूजन ऑफ लोन पेयर, कैप्ड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, कितना सारा आ गया। तो आपको बस ये याद रखना है कि अगर बॉन्ड पेयर 6 है तो हमें देखना है कि इंक्लूड हो रहा है कि नहीं हो रहा, और अगर 6 से कम है तो कंपल्सरीली हाइब्रिडाइज होगा, और अगर ज़्यादा है 6 से तो वो कभी हाइब्रिडाइज नहीं होगा। तो अगर आपको ये समझ में आ गया है तो ये आप अब सिंपली समझ सकते हैं कि देखिए जब हमारे sp3d4 में लोन पेयर प्रेजेंट होगा और उस लोन पेयर को हम जनरली क्या करते हैं, जब s में ऐसे लोन पेयर प्रेजेंट होता है तो हम मॉलिक्यूल को एक्साइट करा के एक इलेक्ट्रॉन को आगे धकेल देते हैं, जिससे क्या होगा, अनपेयर हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो अनपेयर हो जाएगी। तो ये हर जगह पॉसिबल नहीं होता ना। अब देखिए अगर फ्लोरीन आ गई तो वो क्या करेगी, चार्ज कॉन्ट्रैक्शन से एटम की साइज कम करा देगी और ये पॉसिबल हो जाएगा। बट जब ये पॉसिबल नहीं होगा तब सिंपली क्या होगा, s ऑर्बिटल एक्सक्लूड हो जाएगी। समझ में आया आपको? जब हमारा लोन पेयर प्रेजेंट है, प्रेजेंट होगा ही। देखिए जब लोन पेयर प्रेजेंट है और अगर उसको हम लोग एक्साइट करा के ट्रांसफ़र नहीं करा पाए, अनपेयर नहीं करा पाए, तो p3d5 ज्योमेट्री बनेगी, और अगर वो ट्रांसफ़र हो गया इलेक्ट्रॉन तो sp3d4। मैं फिर से और डिटेल में और क्लियरली बता देती हूँ। जब sp3d4 हाइब्रिडाइजेशन कब पॉसिबल है, जब लोन पेयर को हम अनपेयर कर पाए, लोन पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन को हम नेक्स्ट ऑर्बिटल में जब ट्रांसफ़र करा सकते हैं तभी sp3d4 ज्योमेट्री बनेगी, वरना p3d5 सिंपली p3d5 हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगी और उसकी ज्योमेट्री है स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक।
आई होप आपको क्लियर हो गया है, ठीक है। क्योंकि बॉन्ड पेयर जब 6 से ज़्यादा होते हैं तो लोन पेयर कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती। एग्जाम्पल इज देखिए स्टेरिक नंबर 8 बॉन्ड पेयर 8 p3d5 एंड उसमें कौन सी ज्योमेट्री है, स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक, ओके। और यहाँ पे देखिए अगर हमने लोन पेयर को अनपेयर कर दिया, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट कर दिया, कैसे, इलेक्ट्रॉन को एटम को एक्साइट करके अगर इलेक्ट्रॉन को आगे धकेल दिया और सारे इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर हो गए तो हम s ऑर्बिटल को इन्वॉल्व कर सकते हैं। और वहाँ पे भी अब देखिए 2 रास्ते हैं। sp3d4 में अगर आपने देखा होगा तो 4 d ऑर्बिटल यूज़ की, तो उसमें से dxy yz एंड zx ये तो कन्फर्म है, ये तो फिक्स है, रहेगी। लेकिन जो चौथी d ऑर्बिटल है वो इधर dz स्क्वायर हो सकती है और dx स्क्वायर y स्क्वायर हो सकती है। अब इस पर डिपेंड करता है कि अगर dz स्क्वायर हुई तो वो ज्योमेट्री होगी डोडेकाहेड्रल, एंड अगर dx स्क्वायर y स्क्वायर हुई तो वो ज्योमेट्री होगी स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। तो ये वैसे तो बहुत सिंपल है, आपको बस थोड़ा लॉजिकली सोचना है कि कहाँ पे लोन पेयर यूज़ होगा, कहाँ पे नहीं होगा। तो कहाँ पे यूज़ होगा, जब लोन पेयर कहाँ पे हाइब्रिडाइज होगा, जब वो बॉन्ड पेयर हमारे 6 से कम हो। अगर 6 से बढ़ गए तो फिर हमें लोन पेयर को कभी भी हाइब्रिडाइज नहीं कराना। और अगर ऐसे केस आ जाए कि हमारे पास लोन पेयर है लेकिन एटम को एक्साइटेशन से हम अनपेयर कर सकते हैं उस लोन पेयर को, तो फिर sp3d4 हाइब्रिडाइजेशन इज पॉसिबल। बट अगर वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, देखिए हाइड्रोजन नहीं करा सकता चार्ज कॉन्ट्रैक्शन, बट फ्लोरीन करा सकता है। तो जब साइड एटम फ्लोरीन आ गया तो sp3d4 ज्योमेट्री इज पॉसिबल। बट जब हाइड्रोजन जैसे साइड एटम आ गए तो फिर हमारा हाइब्रिडाइजेशन विल बी p3d5। उसमें भी अगर sp3d4 में dx स्क्वायर y स्क्वायर है तो स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक बनेगा, एंड अगर dz स्क्वायर है तो डोडेकाहेड्रल बनेगा। ओके, आई होप आपको यहाँ तक सब क्लियर है। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने देखिए दोनों ज्योमेट्री जो है वो ड्रॉ की है, बट मैं आपको इंसिस्ट करूँगी कि आप इसको 3D में इमेजिन करिए। अगर आपने एक बार ये ज्योमेट्री को 3D में इमेजिन करना सीख लिया ना तो आपको ये बहुत ही सिंपल लगेंगी, ठीक है। तो ये देखिए ये इधर सेंट्रल एटम है हमारा, ये उसके ऊपर एक स्क्वायर प्लानर और इसके नीचे एक स्क्वायर प्लानर। ये आपने वो रेत वाली घड़ी देखी है, ऊपर से नीचे रेत गिर रही होती है, ये कुछ एकदम ऐसे ही दिखता है। यहाँ पे सेंट्रल एटम होगा, इसके ऊपर एक प्लेन और इसके नीचे एक प्लेन, और वो 8 एटम जो है वो सेंट्रल एटम से जुड़े हुए होंगे। अब आपको दिख ही रहा है कि यहाँ पे बॉन्ड पेयर जो है वो 8 से ज़्यादा है, 8 है, 6 से ज़्यादा है, 8 है। तो हमारा लोन पेयर जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखिए जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो AB8 प्लस और माइनस N है। B मतलब बॉन्ड पेयर, एंड जो A जो है वो हमारा सेंट्रल एटम है, B हमारा कोई भी साइड एटम है। जो B मोस्टली अगर फ्लोरीन हुआ, जब साइड एटम फ्लोरीन आ गया तो उसमें देखिए दोनों पॉसिबिलिटी है। अब फ्लोरीन जो है वो किसी किसी में ये वाला केस करा देता है, जिसको हम लोग पहले पढ़ चुके चार्ज कॉन्ट्रैक्शन से। तो लोन पेयर जो है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, दोनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अलग अलग कर देगा। तो उधर s ऑर्बिटल को इन्वॉल्व कर सकते हैं, और उसमें बेसिकली हम dx स्क्वायर y स्क्वायर ऑर्बिटल यूज़ कर रहे हैं, तो स्क्वायर एंटीप्रिज्मेटिक ज्योमेट्री बन जाएगी। लेकिन अगर ये चीज़ पॉसिबल नहीं हुई, जैसे कि जीनन में देखिए जीनन ऑलरेडी बहुत कॉम्पैक्ट होता है, तो उसमें ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो तब क्या होगा कि तब ये p3d5 ही बनाएगा, बिकॉज लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी, और ये फ्लोरीन जो है वो उसको अलग भी नहीं कर पाए। 1 लोन पेयर प्रेजेंट इन s ऑर्बिटल, सो हमने उसको एक्सक्लूड कर दिया बिकॉज बॉन्ड पेयर्स आर मोर देन 6। एंड वन मोर थिंग, ये दोनों जो प्लेन है स्क्वायर प्लेन वो पैरेलल टू ईच अदर होंगे, दोनों के बीच में 0 डिग्री एंगल होगा, लेकिन ये दोनों स्टैगर्ड पोजीशन में होंगे, एक ऐसे और एक ऐसे, मतलब दोनों एक दूसरे के बीच में छुप नहीं जाएंगे। अगर आप ऊपर से देखेंगे तो आप दोनों स्क्वायर को देख सकते हो, एक ऐसे होगा और एक ऐसे होगा, एक ऐसे होगा, 90 डिग्री एंगल पे, एंटी पोजिशन बोल सकते हो उसको, इसीलिए हम इसको स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक बोलते हैं। अगर ये दोनों इक्लिप्स फॉर्म में होते ना तो हम इसको सिर्फ स्क्वायर प्रिज्मेटिक बोलते हैं। समझ में आया? सिमिलरली ये देखिए ये डोडेकाहेड्रल है, इसमें 4 एटम, कोई भी 4 एटम एक प्लेन में नहीं। ये देखिए ये प्लेन बनाने के लिए 4 एटम को एक साथ एक प्लेन में आना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 एटम्स एक प्लेन में है। तो ये जो रिंग जैसा आपको दिख रहा है ना 4, ये चारों रिंग जो है वो अलग अलग
प्लेन में प्रेजेंट है, तो ये वाला स्ट्रक्चर इधर पॉसिबल नहीं है। इस वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं डोडेकाहेड्रल। इस ज्योमेट्री को क्या बोलते हैं? डोडेकाहेड्रल। अब 3D में इमेजिन करिएगा, ये चारों जो रिंग जैसा है वो अलग अलग, कोई भी दो रिंग एक प्लेन में नहीं है, सारी की सारी अलग अलग प्लेन में। ओके, इसकी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखिए, AB8 ± N है, लेकिन इधर B जो है वो ऑक्सीजन है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल भी क्रोमियम है, क्रोमियम के साथ 8 ऑक्सीजन जुड़े हुए, वही इसका एक ही एग्जाम्पल है। इधर sp3d4 हाइब्रिडाइजेशन बना और उसमें dz² ऑर्बिटल यूज हुई, इसलिए इसने बनाया डोडेकाहेड्रल। नो लोन पेयर प्रेजेंट, सो s इंक्लूडेड। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो अब मैं आपको बाकी के हाइब्रिडाइजेशन दिखाती हूँ। इन दोनों में तो इतना ही था, आपको इतना ही याद रखना है बस। और बाकी की जो हाइब्रिडाइजेशन है उसकी मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ, ठीक है। उसकी हेल्प से आप उसके आंसर दे पाएंगे। तो ये देखिए, स्टेरिक नंबर 8 में इतनी ज्योमेट्री पॉसिबल है और ये इन सब के मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज हैं। आपको बस ये याद रखना है, ये AF8 - X ये स्क्वायर एंटीप्रिज्मेटिक एंड AO8 - X ये डोडेकाहेड्रल, ये दोनों इंपॉर्टेंट थे, ये दोनों हम पढ़ चुके, ठीक है। इन तीनों को डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, वैसे कभी पूछा नहीं जाता, बट कभी कभार अगर पूछ भी लिया तो आप बस उसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद रख लीजिए और उसके ज्योमेट्री याद रख लीजिए। इसमें से आपके आंसर जो है वो आप क्लियर कर लेंगे। तो हेक्सागोनल बाइपिरामिडल में कैसा मॉलिक्यूल होता है? देखिए, मेटल होगा और उसके साथ 2 एटम्स, जो ये अलग अलग अल्फ़ाबेट यूज़ करने का यही पर्पज़ है कि वो अलग होंगे, सेम नहीं होंगे ये दोनों एटम। ओके, तो L सिंगल बॉन्ड L, ऐसे लिगेंड्स जो होंगे वो 3 होंगे एंड A जैसे 2 एटम होंगे। सिमिलरली यहाँ पे L जो है लिगेंड कोई 6, एक जैसे लिगेंड 6 होंगे एंड 2 A जैसे साइड एटम होंगे। सिमिलरली यहाँ पे तो देखिए 3 तरह के एटम्स है, X3, Y3 एंड L2। तो उसकी बिलोंगिंग जो भी ज्योमेट्री है उसे आपको बस याद रख लेना है। ये बाइकैप्ड ऑक्टाहेड्रल है और ये बाइकैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक, तो आप ये याद रख लीजिएगा। आपको कभी भी इसमें से अगर पूछेंगे तो यही पूछेंगे, या तो इसके ऊपर से ज्योमेट्री पूछेंगे या तो ज्योमेट्री के ऊपर से ये पूछ सकते हैं। तो बस आप ये याद रख लीजिएगा तो आप आंसर कर देंगे इजीली, ठीक है। यहाँ तक के कंटेंट में अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट है तो आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प, फील फ्री टू आस्क। सो हियर आई कंक्लूड दिस। आगे अब हम कोई और टॉपिक चालू करेंगे। यहाँ पे हमने ये स्टार्ट किया था कहाँ से कि स्टेरिक नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, वहाँ से फिर हमने साइट सिलेक्शन प्रिंसिपल देखा। साइट सिलेक्शन प्रिंसिपल के बाद हमने स्टेरिक नंबर 5 पढ़ा, फिर 6 पढ़ा, फिर 7 पढ़ा और आज हमने ये 8 यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। तो पहले से लेके यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कभी भी मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।